हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसबी टेकमैथ। आज है हमारे साथ अयंतिका, जिन्होंने अब की बार गेट 2025 मैथमेटिक्स में ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ अपनी गेट क्वालिफाई कर और गेट स्कोर उनका रहा 500 है, जो एक बहुत हैंडसम स्कोर है कि आपको यदि पीएचडी करने के लिए किसी भी आईआईटी एनआईटी से कॉलेज चाहिए तो दे प्रेफर कि स्टूडेंट का 500 प्लस गेट स्कोर होना चाहिए। तो इन्होंने अब की बार सिक्योर कराया। तो वेलकम अयंतिका इन दिस सेशन। थैंक हेलो एवरीवन। अयंतिका, आपने अपनी तैयारी कैसे करी और क्या चीजें आपने अपनी तैयारी के दौरान करी, वो हम आपसे जानना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात, अयंतिका, आपने अपनी तैयारी किस सेमेस्टर से या किस ईयर से शुरू करी? मैंने मतलब 2025 गेट के लिए तो मैंने नवंबर के एंड से एकदम स्टार्ट किया, जब से मेरा फाइनल एग्जाम खत्म हो चुका था। उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया। उससे पहले मैं नेट की प्रिपरेशन कर रही थी, रियल एनालिसिस और कुछ मतलब वो सब प्रिपेयर कर रही थी, पर उसमें मतलब मेरा बहुत सारा टाइम चला गया क्योंकि रियल एनालिसिस गेट में आता नहीं है और नेट का जो एग्जाम है वो पीछे शिफ्ट हो गया था। तो गेट के लिए मुझे अलग से फिर मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ा था नवंबर से। ओके, तो जैसे आपने बताया कि अभी आप एमएससी किस सेमेस्टर में है, राइट? अभी आपकी एमएससी पूरी नहीं हुई है। नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में। फोर्थ सेमेस्टर में है, वाह, दैट फाइन। तो आपने अपनी एमएससी के साथ ही गेट अच्छी तरह से बनलाई कर लिया। आपने जब अपनी तैयारी करने के बारे में सोचा तो आपने अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करी? आपने कौन-सा बैच जॉइन करा और किस तरह से आपने अपनी तैयारी की? असल मैंने गेट मतलब सब जो एजुकेशनल एप्स जो रहती है ना, जैसे सारे यूट्यूब पे जो भी क्लासेस होती है सब नेट का प्रिपरेशन करवाते हैं, कोई गेट के लिए स्पेसिफिकली प्रिपेयर करवाता नहीं है। तो मतलब कोर्स ढूंढ रहे कि जो बस गेट को टारगेट करते हुए उसी का सिलेबस फॉलो करते हुए मतलब करो, क्लासेस कंडक्ट करे। और गेट जो एग्जाम होता है ना, ये इंजीनियरिंग बैचेस में ज्यादा पॉपुलर है, ये मतलब साइंस वाली बैच में इतना पॉपुलर है नहीं। इसके लिए जो कोर्स स्ट्रक्चर है ना, ये ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल था। तो जब मैंने देखा कि गेट के लिए क्रैश कोर्स निकला है जो बस गेट ओरिएंटेड है, तो मैंने सोचा कि ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे वो मतलब स्पेसिफिकली गेट के लिए ही पढ़ना था तब, क्योंकि नेट तो पीछे हो चुका था। उसके लिए पढ़ के कोई फायदा था नहीं, जो सामने एग्जाम है उसी के लिए प्रिपरेशन करना ज्यादा समझदारी वाली बात होती है। तो जैसे ये लाइव बैच जॉइन करा तो जैसे आपने बताया अभी कि सभी जगह नेट की प्रिपरेशन होती है, गेट की प्रिपरेशन सब्जेक्ट ओरिएंटेड या गेट ओरिएंटेड होके नहीं होती। तो क्या आपको यहाँ पे वो फुलफिलमेंट मिला जो आपकी मतलब उम्मीद में वो आपकी फुलफिल हुई? हाँ, ये फुलफिल हो गया था मेरा, क्योंकि ये पूरा मतलब गेट मतलब नेट वाला कोई भी पार्ट था ही नहीं इसमें। जो ज़रूरत की नहीं है वो पढ़ाया ही नहीं गया था, जितना ज़रूरत है उतना ही पढ़ाया गया था। मतलब क्रैश कोर्स के हिसाब से बहुत सही था। स्ट्रक्चर्ड कोड बहुत अच्छा था, प्लानिंग। मैं अपनी इस गेट की प्रिपरेशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट कवर करे? क्योंकि जब बच्चा गेट के लिए आता है, आपने जैसे मेंशन कर दिया सारी चीज़ें कि नेट वाला जो सिलेबस है, उसमें थोड़ी-सी डिफरेंस रहता है। तो बच्चे को कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं गेट के लिए क्या पढ़ूँ? कौन से नए सब्जेक्ट पढ़ूँ? तो आपने गेट के लिए कौन-कौन से सब्जेक्ट प्रिपेयर करे? गेट के लिए सबसे ज़्यादा परसेंटेज में मतलब एज ए टॉपिक सबसे ज़्यादा परसेंटेज कवर करता है जनरल एप्टीट्यूड। वो तो सबसे पहले अच्छे से करना हो, और वो सबसे इजी होता है, वो डिफिकल्ट नहीं होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग भी वही होता है पूरे पूरे गेट के एग्जाम में। अगर कोई जनरल एप्टीट्यूड अच्छे से कर ले तो एटलीस्ट वो 10 मार्क्स तो ला ही सकता है। उससे काफ़ी मतलब वो 10 मार्क्स आ गए ना, तो कट ऑफ की जो चिंता रहती है वो चिंता नहीं रहती है। अब कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। आपने कौन-कौन से सब्जेक्ट किसमें करे? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बच्चों के लिए बता दिया, क्योंकि जब 25 मार्क्स की कट ऑफ रहती है तो बच्चा सोचता है कि मुझे 25 पूरे मैथ से लेकर आने हैं, और यदि किसी का एप्टीट्यूड अच्छा हो जाए तो ऑलमोस्ट 10 नंबर उसे वहाँ से मिल जाएंगे, फिर उसे सब्जेक्ट से 15 नंबर लेकर आने हैं। आपने इस प्रिपरेशन में कौन-कौन से सब्जेक्ट पे फोकस करा जिससे कि आपका 32 पूरा है, तो आपके वो जो बचे हुए 22 नंबर जो आपने कैसे सेग्रीगेट करके स्कोर करे हैं? अस वो म मैंने
जब जॉइन किया था क्रैश कोर्स तब ऑलरेडी 2 टॉपिक हो चुके थे। मैंने अपना फाइनल के बाद जॉइन किया तो तब लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स दोनों हो चुका था और अलजेब्रा स्टार्ट होने वाला था, तो मैंने अलजेब्रा वाली क्लास से जॉइन किया था। और उसके बाद मैंने देखा कि लास्ट होते-होते मेरी ओडी, पीडी और एलपीपी ये ज़्यादा बढ़िया थी। मतलब पिछले सालों वाले सारे क्वेश्चन भी हो जा रहे थे, इतना टेंशन नहीं हो रहा था वो सब सॉल्व करते वक़्त। तो मैंने उस पे ज़्यादा फ़ोकस किया और मैंने ऐड करते-करते देखा कि मतलब जैसे स्टैंडर्ड हम लोग मान लेते हैं कि 35 टू 40 अगर लाएँगे गेट में तो अच्छी आईआईटी मिल जाएगी। तो मैं से ही सेट कर लिया था कि ओडी-पीडी मिला के 12 से 14 नंबर का आता है, तो ओडी-पीडी करना है। एलपीपी 6 नंबर का आता है, न्यूमेरिकल 6 नंबर से 8 नंबर का आता है। तो ऐसे जोड़ के मैंने अपने लिए 15 नंबर से 20 नंबर तो मुझे लगा था इन सारे टॉपिक से आ जाएँगे। और एप्टीट्यूड अच्छे से करना है, तो एप्टीट्यूड में 7 से 10 नंबर आ जाएँगे। तो और मैंने सोचा कि उसके ये सब अच्छे से प्रिपेयर करने के बाद मैं कॉम्प्लेक्स और लीनियर करूँगी, क्योंकि अलजेब्रा एग्ज़ाम में करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। अगर ईज़ी क्वेश्चन आ जाए तो वो हो जाएँगे, पर अगर थोड़ा-सा भी तो लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स आ जाते हैं ना, तो वो उधर ही अटक जाते हैं, उधर सॉल्व नहीं होते। तो अपना स्ट्रेंथ समझना तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे बहुतों से फ़ॉर्मूले वगैरह याद नहीं होते, पर उनसे ये प्योर वाले क्वेश्चंस काफ़ी जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि उनको मतलब इस चीज़ का लॉजिक बहुत ज़्यादा जल्दी से याद होते हैं। पर जिससे फ़ॉर्मूले ज़्यादा याद रहते हैं उसके लिए तो अप्लाइड ज़्यादा सही है ना, क्योंकि कैलकुलेटिव पेपर था इस बार जैसे, तो कैलकुलेशन और फ़ॉर्मूला जिसको ज़्यादा याद रहेगा उससे इस वाले पेपर में पर्टिकुलरली उसको कम प्रॉब्लम आएगा। बेसिकली जो गेट है उसके अंदर जैसा हमारा भी एक ऑब्जर्वेशन रहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे नेट में प्योर प्योर बहुत ज़्यादा हाई लेके आता है और उस पे बच्चे 11 तक भी कर लेते हैं। बट यहाँ आप ऐसा नहीं कर सकते कि अब अप्लाइड को छोड़ के प्योर करके आ जाएं या प्योर को छोड़ के आप अप्लाइड करके आ जाएं। आपको दोनों का ही कॉम्बिनेशन बना के चलना होगा। एंड आई कंप्लीटली एग्री कि आपने अपनी स्ट्रैटेजी इतने बढ़िया से बनाई कि आपको पहले से सारी चीजें पता हैं कि आपको अप्लाइड में कितना स्कोर करना है, न्यूमेरिकल कितना आ रही है, लीनियर कितना आ रहा है, कॉम्प्लेक्स कितना आ रहा है। रियल जो आप नेट के लिए पढ़ते हैं वो नहीं आ रहा है, तो वहां पे आपको ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट जैसे हर साल कई सारे स्टूडेंट आते हैं जिन्हें इस बारे में ये पता नहीं रहता कि हम अपना सब्जेक्ट सेग्रीगेशन कैसे करें। और यदि आप उस स्टेज पे ये करके जा रहे हो तो दिस इज माइंड ब्लोइंग कि आपने पहले से उस एग्जाम के लिए काफी एनालिसिस कर रखा है ना, कि आपको क्रैक कैसे करना है। मतलब एक अच्छा ब्लूप्रिंट आपके पास रेडी है और उसका नतीजा है कि आपका ये पहली बार है या दूसरी बार है? ये मेरा सेकंड टाइम है गेट देना। मैंने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में दिया था गेट एक बार। ठीक है। सो मतलब आपकी ये जो एक परफेक्ट ब्लूप्रिंट जैसे मैं कहूँ कि उसके थ्रू आपने अपना सेकंड टाइम में ही वो रैंक ले ली, वो गेट स्कोर अचीव कर लिया जो लोग मल्टीपल टाइम में नहीं कर पाते। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस स्ट्रैटेजी एंड ब्लूप्रिंट। यहाँ पे मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ, जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर कब से तैयारी स्टार्ट करें, तुम क्या सजेस्ट करना चाहोगी? जैसे तुम अभी एमएससी में हो, तुमने सेकेंड सेमेस्टर में दिया और अब तुम अपने फाइनल सेमेस्टर में दे रही हो, तो बच्चों को कब से एग्जाम की तैयारी शुरू करनी चाहिए, स्पेशली फॉर गेट? आइडियली तो फर्स्ट सेम से करो, बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा कि प्रैक्टिस करते-करते बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। पर अगर जैसे मैंने तो कुछ 2-3 महीने थे मेरे पास, मैंने इसीलिए बहुत ही कम टॉपिक करके मैं गई थी। और टॉपिक्स में जितना भी हुआ था मैंने ठीक-ठाक से कर दिया था। तो अगर तुम्हारे पास टाइम है एटलीस्ट 6 मंथ्स काफ़ी है एक अच्छा स्कोर करने के लिए, अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे तो। मतलब और बच्चों को जैसे नेट और गेट में कंफ्यूजन रहता है कि हम नेट क्यों दे, गेट क्यों दे, तो गेट के लिए क्या मोटिवेशन होना चाहिए कि गेट बच्चा क्यों दे? आपका मोटिवेशन है कि आपने जैसे नेट का एग्जाम डिले हो गया, आपने गेट दिया और गेट के लिए आपने पहले से एक परफेक्ट प्लान भी बना रखा था,
तो गेट पे इतना फोकस क्यों, या आपका गोल क्या है कि गेट सर इसलिए बच्चों को जरूर देना चाहिए? गेट में गेट ना एमटेक गेट से आप एमटेक कर सकते हो, पर नेट से आप एमटेक नहीं कर सकते। और नेट में भी बस नेट क्वालिफाई होने से ज़्यादा कुछ मतलब मुझे लगता है फ़ायदा नहीं है, जेआरएफ भी क्लियर होना चाहिए। नेट में ना कुछ पार्ट होते हैं जिसपे तुम्हारी होल्ड काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसे रियल, लीनियर और एब्स्ट्रैक्ट। ये तीनों टॉपिक अगर किसी के बहुत अच्छे हो जाएँगे तो ये तीनों टॉपिक से कोई नेट आराम से क्लियर कर सकता है। पर मतलब बहुत कहोगे होते हैं ना, ये सारे टॉपिक्स अच्छे नहीं होते हैं। और जब आपको पीएचडी रखना होता है, ये कोई स्पेसिफिकली इंसान टू इंसान डिफर करता है ना, कि किसी को अप्लाइड पसंद है, किसी को प्योर पसंद है। और बस आप अप्लाइड से नेट नहीं निकाल सकते हो। तो यदि बच्चे को गेट देना है तो गेट के थ्रू एक तो एमटेक का आपका ऑप्शन हो गया कि एमटेक कर सकता है। दूसरा एक और इसका बहुत अच्छा बेनिफिट है, वो आप शेयर करोगे? हाँ, गेट स्कोर से मतलब फॉरेन यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ फॉरेन यूनिवर्सिटी गेट स्कोर एक्सेप्ट करती है, पर वो नेट एक्सेप्ट नहीं करती है। ओके। तो बच्चों यहाँ पे मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे अयंतिका ने बताया कि गेट से आप एमटेक कर सकते हैं, तो यदि आप एमएससी के बाद एमटेक करना चाहते हैं तो आप गेट दे सकते हैं। दूसरा, यदि आपको फॉरेन यूनिवर्सिटी में इंटरेस्ट है या आपको चाहिए कि हाँ सर मुझे पीएचडी बाहर से करने का मौका मिले, तो फिर आप गेट दे सकते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा बेनिफिट, जैसे नेट क्वालिफाई हो जाए आपका, जेआरएफ ना हो, तो आपको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा इफ यू आर डूइंग अ पीएचडी, और मिलेगा 8-10 हज़ार रुपए वाला स्टाइपेंड। बट यदि आप गेट के थ्रू पीएचडी करने जाते हैं तो आपको एज इक्वल टू जेआरएफ सेम फेलोशिप मिलती है, सेम स्टाइपेंड मिलता है जब आप किसी आईआईटी एनआईटी से पीएचडी करते हैं। इतिका, सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बच्चों को तैयारी करनी कैसे चाहिए? मतलब आपने जैसे ही तैयारी करी, आपने क्रैश कोर्स ज्वाइन करा, क्रैश कोर्स ज्वाइन करने से पहले आपने अपनी सारी चीजें सेटल डाउन कर ली कि मुझे कहाँ पे क्या करना चाहिए। तो आप बच्चों को क्या सजेस्ट करेंगे कि यदि आप इनिशियल लर्नर हो या एक बार उसने एग्जाम दे दिया है, तो उसे ये काम जरूर करना चाहिए और ये काम नहीं करना चाहिए? एक टॉपिक है, मतलब 1 नंबर आता हो, 2 नंबर आता हो, पर वो उसकी रिपीटेशन ज़्यादा होती है, तो वो पहले अच्छे से प्रिपेयर कर लो। ईज़ी टॉपिक है, बाद में करेंगे, तो वो कभी होगा नहीं। एग्ज़ाम से पहले ईज़ी टॉपिक्स ही छूट जाते हैं। हम लोग को लगता है कि ईज़ी टॉपिक से रख देते हैं, लास्ट में एकदम प्रिपेयर करेंगे, ये पहले डिफ़िकल्ट सारे टॉपिक्स कर लेते हैं, और वो ईज़ी टॉपिक से छूट जाए, तो वो ईज़ी टॉपिक से ही मार्क्स आते हैं सबसे पहले तो। और दूसरी बात है कि पहले समझना चाहिए कि कौन-सा टॉपिक तुमसे ज़्यादा अच्छे से बन रहा है। जैसे किसी की लीनियर की क्वेश्चन्स अच्छे बन रहे हैं, तो वो लीनियर पे फ़ोकस करे ज़्यादा। और वैसे भी इसमें सारे टॉपिक से ही ना सेम कवरेज आता है, जैसे 8 टू 10 मार्क्स, इससे ज़्यादा तो आते ही नहीं है। तो ऐसे टॉपिक पर करना ही नहीं चाहिए जो तुमसे मतलब अच्छे से नहीं बन पा रहे हैं। अगर तुम्हारे पास टाइम कम है और तुमको प्रिपेयर करना है, तो तुमको बस वही पे फ़ोकस करना चाहिए जहाँ पे तुम्हारी स्ट्रेंथ लाई करती है। और तुम्हारे पास अगर टाइम ज़्यादा है, तो पहले अपनी स्ट्रेंथ को और स्ट्रॉन्ग करके तुम्हारा जो रिमेनिंग जो टॉपिक है, जिस पे तुम्हारी होल्ड अच्छी नहीं है, उस पे काम करना चाहिए कि उससे से भी थोड़े बहुत मार्क्स आ जाए। कि कुल मिला के बात कहने की ये है कि यदि मैं कंक्लूड करूं कि जिस चीज में आप अच्छे हैं उसे आप और अच्छा करिएगा, और जहां पे आप सही सही हैं उसमें आप मार्क्स स्कोर करने की कोशिश करिएगा, मतलब उसमें नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करिएगा। और जो चीजें आपसे नहीं आ रही हैं वो एग्जाम से जस्ट पहले अवॉइड करिएगा, क्योंकि यदि समय कम है और आपने मुश्किल चीजें उठाई तो फिर आप चीजें कवर नहीं कर पाए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच टैंडी का फॉर सच इंसाइटफुल इंटरव्यू। एंड फाइनली आप बच्चों को कोई मैसेज देना चाहें या उन पे कुछ ऐसा सजेशन देना चाहें कि यदि आप तैयारी कर रहे हो तो ये बिल्कुल मत करना, एनीथिंग लाइक दैट? उम, एग्ज़ाम में सब लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। हम लोग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं कि मतलब क्या होगा, नहीं होगा। एक बार नहीं होता है तो उतना डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए तुमको, कि क्योंकि ये एग्ज़ाम है, नेक्स्ट ईयर वापस से आएगा, तो तुम फिर से अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हो।
बस तुमको टेंशन नहीं लेना है कि ये तुम्हारा लास्ट अटेम्प्ट है, बस इसको प्रैक्टिस एग्जाम के तौर पे दे दो और तुम्हारा रिजल्ट काफी अच्छा आता है, ये जब टेंशन नहीं रहता है तो। थैंक यू सो मच अयंतिका। ये मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं हर बात कि कि सर ये पहला अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट है एंड डू एंड डाई वाली सिचुएशन है, जबकि चीजें क्लियर नहीं है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा ब्लूप्रिंट क्लियर होना चाहिए किसी भी एग्जाम को लेके, चाहे वो नेट हो चाहे ये, कि हमें उसमें करना क्या है। और फिर अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता होना चाहिए, जो तुमने मेंशन कर दिए कि जो अच्छा है उसे और अच्छा करो और जो वीक है उसे थोड़ा और अच्छा करो। तो चलिए, थैंक यू अयंतिका एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट फ्यूचर जर्नी, कि आप अच्छे से कहीं पे किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में या किसी आईआईटी में पीएचडी के लिए सेलेक्टेड हो। बेस्ट विशेस। थैंक यू। वेलकम।